लास्ट टाइम तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से हमारे पास कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, उसने हमारे पास कैसे एड्रिनल कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन प्रोड्यूस कराया और उसने किस तरीके से हमारे पास कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करके प्रेग्नेनोलोन और प्रेग्नेनोलोन से हमारे पास कॉर्टिसोल की फॉर्मेशन करा दी। ये तो हमारे पास हो जाएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के लिए कि हमारे पास ये सारा बॉडी के अंदर हीट कोल्ड आ गई, ठीक है, या हमें ट्रॉमा फील हो गया, या हमारा एक्सीडेंट हो गया, या ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कम हो गई, तो ये सारे स्टिमुलस हमारे पास हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करेगा। इन्फ्लेमेशन हो जाए ये भी हाइपोथैलेमस ये डिटेक्ट करेगा। डिटेक्ट करने के बाद कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस कराएगा, वो जाएगा एड्रिनल एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के कॉर्टिकोट्रोफ सेल्स के ऊपर जाएगा। कॉर्टिकोट्रोफ सेल्स को बोलेगा कि भाई अल्लाह के लिए तुम ACTH प्रोड्यूस कराओ। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन फिर हमारे पास ब्लड से पहुंचेगा एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। एड्रिनल ग्लैंड की भी किस सेल्स के ऊपर, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलरिस, उनके ऊपर पहुंचेगा, उनके सेल्स के ऊपर पहुंचेगा। उनको कहेगा कि भाई तुम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो हमारे पास कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करा दो, ठीक। लेकिन अगर हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स को देखते हैं कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड की सीक्रेशन या इसके लिए क्या स्टिमुलस रिक्वायर होता है, तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड के लिए क्या होता है कि अगर हमारे पास प्लाज्मा के अंदर सोडियम की कंसनट्रेशन कम हो रही हो, या फिर हमारे पास प्लाज्मा के अंदर पोटेशियम की कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई हो, या तो फिर हमारे पास ब्लड के अंदर एसिडोसिस हो रहा हो, या तो फिर हमारे पास ब्लड के अंदर एंजियोटेंसिन 2 इंक्रीज़ हो जाए। क्या क्या चीज़ें, इंक्रीज एंजियोटेंसिन 2, हाइपरकेलीमिया यानी कि ब्लड के अंदर पोटेशियम बहुत ज़्यादा हो जाए, या तो फिर हमारे पास सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाए, या एसिडोसिस हो जाए। इनमें से प्लाज्मा के अंदर एंजियोटेंसिन 2 का ज़्यादा होना और हाइपरकेलीमिया का ज़्यादा होना, ये दोनों जो है वो मेजर पोटेंट स्टिमुलस हैं, ठीक है। ये फिर जब हमारे पास है ना एंजियोटेंसिन 2 और हाइपरकेलीमिया जो है वो थ्रू द ब्लड जब हमारे पास हाइपोथैलेमस पे पहुंचेगा, तो हाइपोथैलेमस में हमारे पास ये चीज़ें डिटेक्टेड हो जाएंगी, ठीक है। हाइपोथैलेमस में हमारे पास जो ऑस्मो रिसेप्टर सेल्स होते हैं, ठीक है, और वी कैन से सुप्रा ऑप्टिक और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लिया वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, ये इनको डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करने के बाद फिर हमारे पास हाइपोथैलेमस रिलीज़ कराएगा क्या, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, वो ACTH फिर हमारे पास कहाँ पे ऐड करेगा, यही जोना ग्लोमेरुलोसा सेल के ऊपर, और फिर हमारे पास इनकी सिक्रीशन प्रोड्यूस कराएगा। लेकिन सिर्फ परमिसिव रोल याद रखना कि ये जो ACTH जो है ये प्ले करता है सिर्फ और सिर्फ परमिसिव रोल, कि भाई तुम वो आएगा वो सिर्फ बटन ऑन कर देगा कि भाई है ना कन्वर्जन ऑफ हो जाए कोलेस्ट्रॉल की प्रेग्नेनोलोन के अंदर। बस सिर्फ ACTH का है ना इन द सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन के अंदर क्या काम है, बटन ऑन करना। बटन ऑन से मुराद कि वो कन्वर्ट करा देगा कोलेस्ट्रॉल को प्रेग्नेनोलोन के अंदर, बस, और कोई काम नहीं करेगा वहाँ पे। बाकी फिर क्या होगा कि बाकी फिर अगर ब्लड के अंदर एंजियोटेंसिन 2, हाइपरकेलीमिया वगैरह ये मेजर स्टिमुलस होंगे, ये डायरेक्टली हमारे पास किसकी तरफ जाएंगे, जोना ग्लोमेरुलोसा की तरफ जाएंगे, और उनको बोलेंगे कि भाई अब तुम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, एल्डोस्टेरोन रिलीज कराओ। कौन कौन से दो मेजर स्टिमुलस हैं, एंजियोटेंसिन 2 और हाइपरकेलीमिया। ACTH का सिर्फ परमिसिव रोल है, एक दफ़ा उसने बटन ऑन कर दिया बस, बाकी फिर ब्लड के अंदर जो भी चेंजिंग आती रहेंगी पर्टिकुलरली इन एंजियोटेंसिन 2 कंसंट्रेशन एंड हाइपरकेलीमिया, वो डायरेक्टली है ना जोना ग्लोमेरुलोसा सेल के ऊपर ऐड करेंगे, और उनको बोलेंगे तुम जो है वो सिक्रीशन रिलीज कराओ, किस चीज़ की, एल्डोस्टेरोन की। अब जैसे एल्डोस्टेरोन हमारे पास आ जाएगा, फिर वो हमारे पास कहाँ जाएगा, वो हमारे पास है ना किडनी के सेल्स, पर्टिकुलरली एल्डोस्टेरोन कहाँ पे ऐड करता है, किडनी के सेल्स के ऊपर, ठीक है। वो किडनी के सेल्स के ऊपर जाएगा, ठीक है, किडनी के सेल्स के ऊपर लाइक PCT, DCT, ठीक है, और प्रिंसिपल सेल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एंड प्रिंसिपल सेल्स, ठीक है। प्रिंसिपल सेल्स ऑफ कलेक्टिंग डक्ट एंड इंटरकैलेटेड सेल्स, 4 सेल्स के ऊपर ऐड करता है, PCT के सेल्स के ऊपर, DCT के सेल्स के ऊपर, और है ना कलेक्टिंग डक्ट के अंदर 2 टाइप के सेल्स होते हैं, प्रिंसिपल सेल्स एंड जो हमारे पास इंटरकैलेटेड सेल्स होते हैं। और बेटर आई कैन से कि एल्डोस्टेरोन का अगर अच्छे से डिटेल्ड एक्शन समझना है तो मेरे रीनल के लेक्चर्स देखना, ठीक। तो एल्डोस्टेरोन हमारे पास क्या करता है कि हमारे पास उन सेल्स के ऊपर जाएगा, उस सेल्स के अंदर हमें पता है कि एल्डोस्टेरोन स्टेरॉइड है, और स्टेरॉइड किस तरीके से ऐड करता है, स्टेरॉइड ऐसे ऐड करेगा कि वो हमारे पास साइटोप्लाज्म में जाएगा, साइटोप्लाज्म में रिसेप्टर होगा, उसके साथ कंबाइन हो जाएगा। रिसेप्टर जो है, रिसेप्टर पे 3 साइट्स होंगी, एक रेगुलेटरी साइट, एक हार्मोन बाइंडिंग साइट और एक DNA साइट। तो रिसेप्टर की जो हार्मोन बाइंडिंग साइट होगी उसके साथ जाके एल्डोस्टेरोन कंबाइन हो जाएगा। अब ये जो रेगुलेटर बाइंडिंग साइट होती है, ये जो स्टेरॉइड रिसेप्टर्स होते हैं उनमें रेगुलेटरी बाइंडिंग साइट होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर रिसेप्टर के साथ हार्मोन भी लगा हुआ हो और वो DNA बाइंडिंग साइट ऑफ जीन के ऊपर जाके एक्ट भी कर जाए, जीन के ऊपर जो उसकी साइट होगी, जैसे कि जीन के अंदर हमारे पास होता है
कॉर्टिकॉइड बाइंडिंग साइट। जैसे ये हमारे पास स्टेरॉयड है ना, तो स्टेरॉयड बाइंडिंग साइट होती है डीएनए की जीन के ऊपर। तो चलो हार्मोन बाइंडिंग साइट पे हार्मोन अटैच है, डीएनए बाइंडिंग साइट से वो जीन के ऊपर अटैच हो गया, काम फिर भी नहीं होना। ठीक है, काम फिर भी नहीं होना जब तक रेगुलेटरी प्रोटीन इन द साइटोप्लाज्म ना हो। जब तक रेगुलेटरी प्रोटीन नहीं होगा, वो उसके साथ अटैच नहीं होगा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के साथ, तब तक जो है ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। ठीक, फिर ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी जब रेगुलेटरी प्रोटीन जो है वो उनके साथ बाइंड हो जाएगा, तो हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन होगी, मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए प्रोटीन वो राइबोसोम के पास जाएगा, प्रोटीन फॉर्मेशन कराएगा। किस चीज़ की प्रोटीन फॉर्मेशन होगी, यानी कि कौन से प्रोटीन्स की फॉर्मेशन होगी? दो टाइप के प्रोटीन फॉर्मेशन होगी। एक कि हमारे पास सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप बने, क्या बने? एक सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप, जो कि हमारे पास जो रीनल के सेल्स हैं, सपोज कर लो हमारे पास पीसीटी का सेल है, तो पीसीटी के सेल के बेजोलेटरल सरफेस के ऊपर जाके ये हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप लग जाएगा, ताकि हमारे पास क्या हो कि वो सोडियम को ज़्यादा से ज़्यादा सेल में से लेकर ब्लड के अंदर ट्रांसफ़र करा दे, और ब्लड में से पोटेशियम को ज़्यादा से ज़्यादा सेल के अंदर लेकर आ जाए, ताकि पोटेशियम जो है वो एक्सक्रीट हो सके और ब्लड के अंदर जो हाइपर कैलीमिया था वो हमारे पास कम हो सके। और सोडियम की कंसनट्रेशन चूँकि ब्लड के अंदर कम थी, तो हमारे पास सेल में से सोडियम जो है वो ब्लड के अंदर जा सके और सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए। साथ साथ में इस इफेक्ट से क्या होगा कि सेल के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन अब कम हो गई, और ल्यूमन के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर सोडियम की कंसंट्रेशन क्या है? मौजूद है, वहाँ पे सोडियम अवेलेबल है। तो ये जो दूसरा जो प्रोटीन बनाएगा, जिसको हम कहते हैं सोडियम लीकी पंप, ये जाके अटैच होगा ल्यूमिनल सरफेस पे, और वो ल्यूमिनल सरफेस पे हमारे पास क्या होगा कि वहाँ से हमारे पास सोडियम क्लोराइड रीअब्जॉर्ब होंगे, और फिर वो सोडियम क्लोराइड दोबारा बेजोलेटरल साइड से हमारे पास कहाँ एब्जॉर्ब हो जाएंगे? ब्लड के अंदर। तो इस तरीके से हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा। अब एक लाइन गाइटन के अंदर लिखी हुई है कि इट डज नॉट इंक्रीज प्लाज्मा सोडियम कंसंट्रेशन। अब अगर रीडर जो है वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि सर गाइटन साहब आपने तो कहा कि ये सोडियम की कंसंट्रेशन रीअब्जॉर्ब करा रहा है, फिर आप लिखते हो कि वो प्लाज्मा सोडियम की कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं कराता, सो व्हाट इज़ द रिलेशन? तो इसमें कहने का मकसद ये होता है कि ये कहता है कि प्लाज्मा सोडियम अबव द नॉर्मल एक्सेसिव अमाउंट में ये रीअब्जॉर्ब नहीं कर सकता। अबव द एक्सेसिव अमाउंट यानी कि अप टू द नॉर्मल तक ये एब्जॉर्ब कराएगा, एक्सेस के अंदर ये नहीं करवा सकता। क्यों नहीं करवा सकता? क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हमारे पास आयंस रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं किडनी के सेल से इनटू द ब्लड, तो पानी उसके पीछे झक मार के पीछे जाएगा, तो पानी भी हमारे पास फिल्ट्रेट से एब्जॉर्ब होगा, सेल्स के अंदर आएगा, सेल्स से हमारे पास ब्लड में, तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास आर्टीरियल प्रेशर, ब्लड प्रेशर, और वी कैन से कि ब्लड वॉल्यूम, ये सब हमारे पास क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, आर्टीरियल प्रेशर इंक्रीज़ हो जाएगा। तो हमें पता है कि जब बॉडी के अंदर आर्टीरियल प्रेशर और है ना ब्लड वॉल्यूम और कार्डिक आउटपुट ये सब इंक्रीज हो रहा होता है, तो हमारे पास क्या होता है? एक किडनी के अंदर मैकेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं प्रेशर नेट्रीयूरेसिस। किडनी के अंदर क्या मैकेनिज्म होता है? प्रेशर नेट्रीयूरेसिस। अगर आप लोगों को इसको डिटेल में बहुत अच्छे से समझना है तो मैं कहता हूँ कि डोंट मिस माय रीनल लेक्चर्स, उनके ऊपर मैंने बहुत डिटेल में ये सब समझाया था। ठीक है, तो प्रेशर नेट्रीयूरेसिस क्या करेगा कि एक्सेसिव अमाउंट के अंदर जो सोडियम और वाटर आ गया होगा उनको वो क्या करवा देगा? एलिमिनेट करवा देगा, ताकि हमारे पास जो है वो नॉर्मल से ज़्यादा बॉडी के अंदर आर्टीरियल प्रेशर और ब्लड प्रेशर और ब्लड वॉल्यूम ना आ सके, अप टू द नॉर्मल ही रहे। ठीक, तो इस तरीके से एल्डोस्टेरोन अपना काम करता है। अब एल्डोस्टेरोन की अगर हमारे पास एक्सेसिव हो जाए, एल्डोस्टेरोन हमारे पास क्या हो जाए? एक्सेस हो जाएगा, तो हमारे पास क्या होगा कि ब्लड के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी। याद रखना बच्चा, याद रखना, ये चीज़ बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको गोल के पी जाओ, ये कि एल्डोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन होती है, एल्डोस्टेरोन की जो प्रोडक्शन होती है उसके लिए मेजर स्टिमुलस हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 और हाइपरकैलेमिया होता है, यानी कि एक्सेसिव पोटेशियम कंसंट्रेशन, ना कि लेस सोडियम कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा। ये बीसीक्यूज में भी आता है कि व्हाट इज़ द मेजर स्टिमुलस। मेजर स्टिमुलस ये कि ब्लड के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाए और सोडियम की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या हो? कम हो। लेकिन जो मेजर चीज़ ये है कि पोटेशियम की कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है, तो इससे ही हम समझते हैं कि अगर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये कि सोडियम की कंसंट्रेशन कम है। तो ये बेसिकली करता क्या है कि पोटेशियम की कंसंट्रेशन को एलिमिनेट कराता है। तो जाहिर सी बात है जब पोटेशियम कम होगा तो सोडियम झक मार के इंक्रीज़ हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, अब अगर एक्सेसिव अमाउंट के अंदर हमारे पास ये एल्डोस्टेरोन रिलीज हो रहा हो, ठीक है, ड्यू टू एनी ट्यूमर या एक्सेट्रा, जिसकी वजह से भी हमारे पास एक्सेसिव अमाउंट के अंदर ये एल्डोस्टेरोन रिलीज हो जाए, तो इससे क्या होगा कि
ब्लड के अंदर हमारे पास पोटेशियम की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब यही जब ब्लड हमारे पास मसल्स के सेल्स वगैरह की तरफ पहुंचेगा तो क्या होगा कि मसल्स के सेल्स के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गई और ब्लड के अंदर क्या है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम है, हाइपोकैलेमिया है। तो सेल्स में से पोटेशियम निकल के हमारे पास कहाँ जाएंगे, ब्लड की तरफ। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हाइपरकैलेमिया जो एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन, अगर हम एक्शन पोटेंशियल को डिस्कस करें तो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, उसके लिए हमारे पास क्या होता है, डीपोलराइजेशन होती है। डीपोलराइजेशन के बाद हमारे पास क्या होती है, रीपोलराइजेशन, और रीपोलराइजेशन के बाद हमारे पास हाइपरपोलराइजेशन। हाइपरपोलराइजेशन के बाद हमारे पास क्या होता है कि सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव होता है और वो हमारे पास दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को लेकर आता है। लेकिन अगर हमारे पास हाइपरपोलराइज स्टेट ऑफ मेम्ब्रेन, यानी कि कोई सा भी सेल है उसकी मेम्ब्रेन अगर हमारे पास हाइपरपोलराइज स्टेट में रहेगी तो हमारे पास, हमें फिर नॉर्मल स्टिमुलस से वो दोबारा उसके अंदर एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा, हमें सुप्रा थ्रेशोल्ड देना पड़ता है। जैसे अगर हम लोग बेसिक्स के ऊपर जाएं तो अगर हमारे पास मेम्ब्रेन जो होती है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे होती है, अगर हमें उसको डीपोलराइज करना है तो हम नॉर्मल स्टिमुलस दे देते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे पास डीपोलराइजेशन हो जाती है, फिर रीपोलराइजेशन, और फिर हमारे पास मेम्ब्रेन जो होती है ड्यू टू पोटेशियम लीकी चैनल्स वो हमारे पास हाइपर पोलराइज स्टेट में चली जाती है। हाइपर पोलराइज से नॉर्मल लाने के लिए हमारे पास सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं। ठीक, तो अगर हमारे पास मेम्ब्रेन जो है वो ऑलरेडी हाइपर पोलराइज फॉर्म में है, क्यों हाइपर पोलराइज फॉर्म में हुई कि भाई हमारे पास प्लाज्मा के अंदर पोटेशियम की कंसंट्रेशन कम थी और सेल में से पोटेशियम निकल के बाहर आ गए प्लाज्मा के अंदर, और हमारी मेम्ब्रेन क्या हो गई, हाइपर पोलराइज फॉर्म में हो गई, यानी कि अंदर सेल के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और बाहर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। ठीक है, तो रेस्ट इसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, मेम्ब्रेन का पोटेंशियल हाइपर पोलराइज फॉर्म, यानी कि नॉर्मल अगर सपोज करो -90 होता है तो हमारे पास ड्यू टू मोर पॉजिटिविटी आउटसाइड इसका मेम्ब्रेन पोटेंशियल हो जाएगा सपोज करो 100 या 110, -100 या -110। तो अब हमें जो स्टिमुलस देना पड़ेगा वो ज़्यादा देना पड़ेगा एज कम्पेयर टू द स्टिमुलस व्हेन वी वर गिविंग, जब मेम्ब्रेन का पोटेंशियल -90 था। ठीक है, अब हमें स्टिमुलस जो है वो ज़्यादा मतलब देना पड़ेगा, जैसे अगर हम पहले दे रहे थे जब मेम्ब्रेन पोटेंशियल -90 थी। तो अब हाइपर पोलराइज स्टेट ऑफ मेम्ब्रेन पे हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारी जो एक्साइटेबिलिटी है सेल की वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमें बार बार हम सुप्रा थ्रेशोल्ड तो नहीं दे सकते ना, बार बार तो सुप्रा थ्रेशोल्ड नहीं दे सकते। तो इसकी वजह से क्या होगा कि मेम्ब्रेन जो है वो हमारी वो हाइपर पोलराइज फॉर्म में रहेगी। हाइपर पोलराइज फॉर्म की वजह से हमारे पास मसल्स के अंदर एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, मसल वीकनेस हो जाएगी। ठीक हो गया भाई। अब सपोज करो कि हमारे पास एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन हमारे पास क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इससे क्या होगा कि हमारे पास ब्लड के अंदर जो मसल सेल्स के ऊपर या हार्ट के मसल सेल्स की तरफ जो ब्लड पहुंचेगा वो हमारे पास क्या होगा, उसके अंदर पहले ही पोटेशियम की कंसंट्रेशन क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। तो अब पोटेशियम जो है वो हमारे पास ब्लड से टूवर्ड्स द सेल जाएगा, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा कि सेल के अंदर अब हमारे पास नेगेटिविटी का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर अब सेल के अंदर ज़्यादा पोटेशियम आइंस आने लगेंगे। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि सेल की जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, सपोज करो अगर हम हार्ट को डिस्कस करते हैं, हार्ट के मसल सेल्स, तो उनका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ड्यू टू इनवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम आइंस फ्रॉम द प्लाज्मा, हमारे पास क्या होगा कि ये जो पोटेंशियल जो है -70 से वो हमारे पास डिक्रीज होगा अप टू द -50 या -40 या माइनस जो भी आप सपोज कर लो। ठीक है, तो इस इनवर्ड मूवमेंट ऑफ पोटेशियम से क्या हो रहा है कि हमारे पास सेल का मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि मेम्ब्रेन परसिस्टेंट डीपोलराइज फॉर्म में रहेगा। परसिस्टेंट क्या होगा, डीपोलराइज फॉर्म में रहेगा। जाहिर सी बात है, अगर इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -70 है, उससे अगर हमारे पास जो पोटेंशियल नीचे की तरफ यानी कि कम की तरफ ड्रॉप डाउन हो रहा है, तो हमारे पास जो पोटेशियम चैनल, सोडियम के जो चैनल्स होंगे जो कि डीपोलराइजेशन वगैरह कराते थे वो ओपन हो जाएंगे, कैल्शियम के चैनल्स ओपन हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा कि सेल जो है, हार्ट का सेल जो है वो डीपोलराइज फॉर्म में रहेगा। अब डीपोलराइज फॉर्म में रहने की वजह से हमारे पास क्या होगा कि ये सेल्स कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे, और ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन रहने की वजह से हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेल्स के प्रोटीन्स जो है वो डिग्रेड हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास हार्ट स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि वो परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन फॉर्म में रह जाएंगे। अब परसिस्टेंट डीपोलराइजेशन फॉर्म में से ये क्या होगा कि ये रिफ्रैक्टरी पीरियड के अंदर चले जाएंगे, और ये हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास है ना दोबारा कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोबारा कॉन्ट्रैक्शन के लिए इनको रिलैक्स होना पड़ता है, तो रिलैक्स नहीं हो सकेंगे और हमारे पास मसल्स की प्रोटीन ड्यू टू एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन डिग्रेड हो जाएंगे। ठीक, सो ये हमारे पास इफेक्ट था। अच्छा, ये हमारे पास कंट्रोल करता है एसिडिटी को भी। ठीक है, ये हमारे पास कंट्रोल करता है एसिडिटी को भी। जब एसिडिटी को कंट्रोल करना होता है ना, तो ये हमारे पास पोटेशियम से दोस्ती कर लेता है। पर ये हमारे पास जब इंटरकैलेटेड सेल्स जो होते हैं,
हमारे पास, सॉरी आई वॉज ड्रिंकिंग माई टी, ठीक है, क्योंकि टी नहीं पीऊँगा तो फिर मैं बता नहीं सकूँगा। तो ये हमारे पास क्या करता है, एसिडोसिस के अंदर कैसे कंट्रोल कराता है कि अगर हमारे पास ब्लड के अंदर एसिडोसिस बढ़ जाए, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या कराता है, ये हमारे पास इंटरकैलेटेड सेल्स होते हैं किडनी के अंदर, वहाँ पे जाके ऐड करता है। ये मेरा किडनी का लेक्चर है, ठीक है, जो कि मैंने अभी दिया नहीं है आप लोगों को। तो इंटरकैलेटेड सेल्स के ऊपर जाके ये ऐड करता है। ऐड करने के बाद ये हमारे पास क्या करता है कि इंटरकैलेटेड सेल्स के ऊपर हमारे पास क्या होते हैं, पोटेशियम हाइड्रोजन पंप होते हैं। तो हमारे पास क्या करता है, ये पोटेशियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है फ्रॉम द फिल्ट्रेट, और हमारे पास है ना ब्लड से जो बेजोलेटरल सरफेस के ऊपर हमारे पास हाइड्रोजन आ जाते हैं, और साथ में हाइड्रोजन हमारे पास क्या होता है कि सेल से फिर हमारे पास ये ल्यूमेन में ट्रांसफ़र करवा देता है, ठीक है। सेल से ल्यूमेन के अंदर कैसे ट्रांसफ़र कराता है कि सोडियम पोटेशियम जो हाइड्रोजन पोटेशियम जो पंप है, सेल के अंदर जो हाइड्रोजन पोटेशियम जो पंप होता है उसको एक्टिवेट कराता है। और हाइड्रोजन पोटेशियम पंप का काम ही ये कि वो हमारे पास हाइड्रोजन को ल्यूमेन में डालता है और ल्यूमेन से पोटेशियम को इनटेक करवा लेता है। तो इस तरीके से हमारे पास ब्लड की जो एसिडिटी जो है वो कंट्रोल हो जाती है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एल्डोस्टेरोन। नेक्स्ट के अंदर हम कॉर्टिसोल को डिस्कस करेंगे। तो गाइज, लास्ट टाइम हम लोगों ने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का बायोकेमिकल एस्पेक्ट डिस्कस किया था। नाउ वी हैव टू डिस्कस द मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड इट्स बायोकेमिकल एस्पेक्ट। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हमें पता है क्या है भाई, दे आर द एल्डोस्टेरॉन विच अफेक्ट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड एक्सक्रीशन ऑफ पोटेशियम एंड इफेक्ट्स ऑन ब्लड वॉल्यूम एक्सेट्रा, ठीक है। तो हमें अब इसका बायोकेमिकल एस्पेक्ट देखना है। तो बायोकेमिकल एस्पेक्ट देखने से पहले वी हैव टू डिस्कस कि ये हमारे पास सिंथेसाइज कैसे होता है, एल्डोस्टेरॉन सिंथेसाइज कैसे होता है। तो एल्डोस्टेरॉन ऐसे सिंथेसाइज होता है कि भाई कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, सेल के अंदर जो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल होगा वो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, प्रेग्नेनालोन के अंदर, विच इज़ द रेट लिमिटिंग स्टेप फॉर ऑल स्टेरॉयड हार्मोन्स, ठीक है। प्रेग्नेनालोन के बाद हमारे पास क्या होगा कि जैसे हमने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर देखा था कि प्रेग्नेनालोन जो था वो हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर गया था, और वहाँ पे प्रेग्नेनालोन सबसे पहले ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर क्या हुआ था कि वो कन्वर्ट हुआ था 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनालोन के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एल्डोस्टेरोन की सिंथेसिस में हमारे पास प्रेग्नेनालोन डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, प्रोजेस्टेरॉन के अंदर। प्रेग्नेनालोन हमारे पास 17 हाइड्रोक्सी प्रेग्नेनालोन नहीं बनेगा, बल्कि क्या होगा कि प्रेग्नेनालोन डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, प्रोजेस्टेरॉन के अंदर, इन द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बाय द एंजाइम हाइड्रोक्सिलेज एंड आइसोमरेज, ठीक है। हाइड्रोक्सिलेज और आइसोमरेज से ये हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर प्रोजेस्टेरॉन से ये हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर क्या होता था कि प्रोजेस्टेरॉन दोबारा 17 OH प्रोजेस्टेरॉन के अंदर आता था। लेकिन अब यहाँ पे दोबारा यहाँ पे हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन 17 OH प्रोजेस्टेरॉन के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो एल्डोस्टेरॉन बनाने के लिए जो सेल है हमारा, जो जिसके अंदर ये हमारे पास एल्डोस्टेरॉन बन रहा है जोना ग्लोमेरुलोसा के सेल्स के अंदर, उनके अंदर हमारे पास 17 OH हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम नहीं होता। तो हमारे पास 17 कार्बन के ऊपर हाइड्रोक्सिलेशन नहीं होगी कहीं पर भी, ठीक है। तो इसी वजह से हमारे पास क्या हुआ कि प्रेग्नेनालोन सबसे पहले कन्वर्ट हुआ प्रोजेस्टेरॉन के अंदर। प्रोजेस्टेरॉन के बाद अब हमारे पास ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, 11 हाइड्रोक्सी डीऑक्सी कार्टिसोन के अंदर, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के अंदर अगर हम देखते हैं तो क्या होता था, प्रोजेस्टेरॉन के बाद 17 OH प्रोजेस्टेरॉन, फिर 17 OH प्रोजेस्टेरॉन हमारे पास कन्वर्ट होता था 11 OH डीऑक्सी कार्टिसोन के अंदर। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट प्रोजेस्टेरॉन से 11 OH डीऑक्सी कार्टिसोन, फिर 11 डीऑक्सी कार्टिसोन हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास हाइड्रोक्सिलेज क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करा देगा किसके अंदर, कार्टिसोन के अंदर, ठीक। जब ये हमारे पास कार्टिसोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा कॉर्टिसोल के अंदर, ठीक है, कार्टिसोल बोलो कार्टिसोन बोलो, तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड यहाँ पे आके एंड हो जाता था। उसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकॉइड चेंज नहीं होता था। लेकिन अब हमें एल्डोस्टेरॉन बनाना है, तो एल्डोस्टेरॉन के लिए क्या होगा कि ये कार्टिसोन जो है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही, उसके ऊपर एक और हमारे पास क्या होगा, एंजाइम होगा हाइड्रोक्सिलेज, वो क्या करेगा कि इसको कन्वर्ट करा देगा 18 हाइड्रोक्सी कार्टिकोस्टेरॉन के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हाइड्रोक्सिलेज होगा, वो क्या करेगा, वो इसको कन्वर्ट करा देगा 18 हाइड्रोक्सी कार्टिकोस्टेरॉन के अंदर, और फिर 18 हाइड्रोक्सी कार्टिकोस्टेरॉन हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एल्डोस्टेरॉन के अंदर, बाय एन एक्शन ऑफ अनदर हाइड्रोक्सिलेज। बस हाइड्रोक्सिलेज जो है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगे, उनके नंबर हमें याद करने हैं, ठीक है। वो तो अभी मैंने लिखे भी नहीं है चार्ट में, तो आप बस चैटर्जी से ना नंबर को नोट डाउन कर लेना बुक वगैरह पे, तो पेपर के टाइम पे याद हो जाएगा, ठीक है।
तो सबसे पहले क्या हुआ, प्रेगनेनोलोन से प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन से 11 हाइड्रोक्सी डीऑक्सीकार्टिसोन, फिर डीऑक्सी का 11 हाइड्रोक्सी डीऑक्सीकार्टिसोन हमारे पास कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया में ये हमारे पास बना कॉर्टिजोन, कार्टिजोन के बाद ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा 18 हाइड्रोक्सी कार्टिजोन के अंदर, और 18 हाइड्रोक्सी कार्टिजोन के बाद ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एल्डोस्टेरॉन के अंदर। तो हमारे पास एल्डोस्टेरॉन प्रोड्यूस हो जाएगा। अब जब एल्डोस्टेरॉन के एक्शंस को देखें तो वो सेम एक्शंस ही हैं जो हमने फिजियोलॉजिकली देखे थे, लेकिन कुछ इक्का दुक्का चीज़ें हैं जो कि बायोकेमिकली डिफरेंट हैं। वो ये कि एल्डोस्टेरॉन जब अपने टारगेट टिश्यू पे जाता है, ठीक है, एल्डोस्टेरॉन जो है वो जब अपने टारगेट टिश्यू पे जाता है कि एक्शन मैं आपको बता रहा था, सॉरी वो इंटरप्शन हो गई थी, कि एल्डोस्टेरॉन जब अपना एक्शन परफॉर्म करेगा ऑन इट्स टारगेट सेल, तो वो अपने टारगेट सेल के ऊपर बाइंड होता है, ठीक है। बाइंड होने के बाद वो हमारे पास सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट करा देगा, ठीक है। अब एल्डोस्टेरॉन चूंकि स्टीरॉयड हार्मोन है तो हमारे पास मेम्ब्रेन के अंदर जाकर रिसेप्टर से अटैच होगा, फिर रिसेप्टर्स के साथ अटैच होने के बाद या तो ये हमारे पास है ना, मैंने जैसे आपको बताया था कि प्रोटीन सिंथेसिस करा देगा, या इसका नॉन जीनोमिक इफेक्ट। अच्छा, स्टीरॉयड हार्मोन्स का ये याद रखना कि इनका नॉन जीनोमिक इफेक्ट भी होता है। नॉन जीनोमिक इफेक्ट क्या होता है कि जब वो हमारे पास रिसेप्टर के साथ अटैच हो जाते हैं तो वो फिर हमारे पास क्या करते हैं, रिसेप्टर के साथ अटैच होने के बाद वो हमारे पास सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट करा देते हैं, लाइक CAMP को भी ये लोग एक्टिवेट करा देते हैं। और हमें पता है कि सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम को कौन एक्टिवेट कराता है, प्रोटीन हार्मोन्स। तो इनका ये स्टीरॉयड हार्मोन का ये इफेक्ट जो है वो प्रोटीन हार्मोन से मिलता जुलता है कि ये हमारे पास सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम को एक्टिवेट करा देते हैं बाय बाइंडिंग विद इट्स रिसेप्टर्स, ठीक। अब जो हमारे पास कॉर्टिसोल जो होता है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, जब वो हमारे पास एल्डोस्टेरॉन के टारगेट सेल्स के ऊपर आता है, जो एल्डोस्टेरॉन जिन टारगेट सेल्स के ऊपर ऐड करता है, लाइक प्रिंसिपल सेल्स, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सेल्स, DCT सेल्स, इनके ऊपर एल्डोस्टेरॉन आता था। अब जब इनके ऊपर कार्टिसोल आएगा तो कार्टिसोल अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। वो अलग बात है कि कार्टिसोल भी मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी रखता है, लेकिन वो एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। क्यों नहीं कर सकेगा? क्योंकि कार्टिसोल जो होता है उसको ये जो हमारे पास PCT के सेल्स हैं, प्रिंसिपल सेल्स हैं, DCT के सेल्स हैं, इनकी मेम्ब्रेन के ऊपर एंजाइम लोकेटेड होता है जिसको हम कहते हैं 11 बीटा डिहाइड्रोजिनेस। वो इनको क्या कर देता है, वो इनको कार्टिकोस्टेरोन फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और फिर है ना कार्टिकोस्टेरोन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाके एल्डोस्टेरोन की फॉर्मेशन में, मतलब एल्डोस्टेरोन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि कार्टिसोल जो होता है वो इनएक्टिवेट हो जाता है और कन्वर्ट हो जाता है उल्टा एल्डोस्टेरोन के अंदर। तो इसी वजह से हमारे पास कॉर्टिसोल जो होता है वो मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्टिविटी शो नहीं कर सकता, ठीक। अब अगर हम इसके फंक्शंस की बात करते हैं तो फंक्शंस तो सेम वही हैं जो मैंने आपको फिजियोलॉजिकली बताया था, बस थोड़े से फ़र्क हैं। जैसे कि ये हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स, सलेवरी ग्लैंड्स, इनके ऊपर भी ऐड करता है एल्डोस्टेरॉन। क्यों ऐड करता है इनके ऊपर? क्योंकि हमें पता है कि सलेवरी ग्लैंड की सीक्रेशन इनिशियली उसके अंदर उसकी जो ट्यूब होती है, ठीक है, जो हमारे पास उसकी ट्यूब होती है सलेवरी ग्लैंड की ट्यूब, उसके अंदर हमारे पास सीक्रेशन सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा हो जाती है सोडियम क्लोराइड की। लेकिन हम सोडियम क्लोराइड को लूज़ करना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो हमारे पास एल्डोस्टेरॉन उनकी ग्लैंडुलर सेल्स के ऊपर जाके ऐड करता है, और वहाँ से हमारे पास फ्लूइड में से ज़्यादा सोडियम क्लोराइड जो है वो रीअब्जॉर्ब करवाता है, और फिर उस सीक्रेशन के अंदर पोटेशियम की ज़्यादा से ज़्यादा कंसंट्रेशन बढ़ा देता है। यानी कि पोटेशियम बाइकार्बोनेट उसके अंदर एक्सक्रीट कराता है, और सोडियम क्लोराइड जो है उस सलेवरी ग्लैंड की सीक्रेशन में से एब्जॉर्ब करवा लेता है। सेम गोज़ फॉर स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड जब हमें गर्मी में बहुत ज़्यादा पसीना आता है तो वो हमारे पास है ना सीक्रेशन रिलीज़ कराते हैं ना, वो स्वेट हमारा रिलीज़ कराते हैं, तो उसमें हम एक्सेसिव अमाउंट के अंदर सोडियम क्लोराइड को लूज़ नहीं कर सकते। तो इसी वजह से एल्डोस्टेरॉन वहाँ पर भी ऐड करता है स्वेट ग्लैंड्स के सेल के ऊपर, और वहाँ से हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम क्लोराइड की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और पोटेशियम बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन करवाता है इन दैट सीक्रेशन, ठीक। उसके बाद क्या इसका यूनिक नया एक्शन है? वो ये एक्शन है कि ये हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि एसिडोसिस को कंट्रोल करवाता है। कैसे कि भाई फिजियोलॉजिकली ये लिखा था, फिजियोलॉजिकली कि ये हमारे पास प्रिंसिपल सेल्स के ऊपर जाके ऐड कराता है, ठीक है, सॉरी इंटरकैलेटेड सेल्स के ऊपर जाके ऐड करता है, और वहाँ पे हमारे पास पोटेशियम हाइड्रोजन पंप के ऊपर ऐड करता है, और पोटेशियम को ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब कराता है और हाइड्रोजन को एक्सक्रीट कराता है, ठीक। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब हाइड्रोजन एक्सक्रीट हो जाती है तो हमारी एसिडिटी जो होती है बॉडी के अंदर अगर बढ़ी हुई थी तो कम हो जाएगी। लेकिन बायोकेमिकली यहाँ पे ये लिखा हुआ है, और मुझे भी उस टाइम पे भी डाउट हो रहा था क्योंकि रीनल में मैंने ये सब बताया था, ठीक है। तो बायोकेमिकली ये लिखा हुआ है कि ये हमारे पास सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है इन द PCT। तो PCT के अंदर हमारे पास जब ये दो पंप को एक्टिवेट कराएगा, एक सोडियम पोटेशियम एक्टिवेट पंप
ठीक है। सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप, जिससे हमारे पास सोडियम बेजोलेटरल एस्पेक्ट से रीअब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड के अंदर और पोटेशियम सेल के अंदर आ जाएगा। साथ साथ में ल्यूमिनल एस्पेक्ट के ऊपर हमारे पास है ना एक चैनल लोकेटेड होता है जिसको हम कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन चैनल। तो वहाँ से हमारे पास क्या होता है कि वहाँ से हमारे पास जो सेल होता है हमारा, ठीक है, पीसीटी का सेल, उसके अंदर हाइड्रोजन आइंस बन रहे होते हैं। तो हमारे पास सेल से हाइड्रोजन आइंस ल्यूमन में चले जाते हैं और ल्यूमन से हमारे पास सोडियम आइंस रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा कि जो सेल्स के अंदर हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन है या बॉडी के अंदर जो भी हाइड्रोजन आइंस की कंसंट्रेशन थी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। हाइड्रोजन आइंस ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबुलर फिल्ट्रेट के अंदर चले जाएंगे और सोडियम आइंस ज़्यादा से ज़्यादा रीअब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो हमारे पास बॉडी के अंदर एसिडोसिस कम होकर नॉर्मल की तरफ आ जाएगी। लेकिन अगर एल्डोस्टेरोन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई तो अल्कोलोसिस कॉज हो जाएगी। ठीक, उसके बाद इसके अंदर जो बायोकेमिकली एक और चीज़ लिखी वो है रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। ठीक, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एल्डोस्टेरोन की सीक्रेशन करवाता है उसके लिए दो मोस्ट पोटेंट इंपॉर्टेंट स्टिमुलेटर होते हैं, एक पोटेशियम आइंस की कंसंट्रेशन इन द प्लाज्मा, दूसरा एंजियोटेंसिन 2। नाउ वी हैव टू डिस्कस कि ये एंजियोटेंसिन 2 बनता कैसे। तो सपोज करो कि ब्लड के अंदर हमारे पास ब्लड प्लाज्मा में सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, या वी कैन से कि जो हमारे पास एफरेंट आर्टीरियोल्स हैं उनके अंदर या पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के अंदर उनके अंदर हमारे पास ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, सोडियम कंसंट्रेशन कम हो जाती है। तो इन सारी सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा कि एफरेंट arterioles and efferent arterioles, they produces a proteolytic enzyme called renin। एफरेंट आर्टीरियोल और इफरेंट आर्टीरियोल क्या प्रोड्यूस करेगा? रेनिन। क्यों प्रोड्यूस किया? कि इसने देखा कि एफरेंट और इफरेंट आर्टीरियोल्स के अंदर हमारे पास सोडियम की कंसंट्रेशन कम हो गई या ब्लड वॉल्यूम कम हो गया इनके अंदर, तो ये हमारे पास उस रिस्पॉन्स के अंदर क्या प्रोड्यूस करेंगे? रेनिन। ठीक है, रेनिन क्या है? एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है। वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा हमारे पास लिवर के से जो आया हुआ ब्लड होगा, लिवर से जो हमारे पास ब्लड आ रहा होगा या लिवर की ब्लड की साइड पर जाएगा, क्योंकि लिवर का ब्लड का के अंदर जो है वो एक हमारे पास अल्फा 2 ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रोड्यूस होता है बाय द लिवर। लिवर एक अल्फा 2 ग्लोबुलिन प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिन। ठीक है, लिवर क्या प्रोड्यूस करता है? लिवर एक प्रोटीन प्रोड्यूस करता है अल्फा 2 ग्लोबुलिन प्रोटीन जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिन। 11 अमाइनो एसिड्स का लिंक हुआ हुआ 11 पेप्टाइड का प्रोटीन होता है जिसको हम कहते हैं एंजियोटेंसिन। ठीक, तो रेनिन क्या करेगा? रेनिन उन लिवर से जो सिक्रेशन ब्लड में आई हुई होगी तो लिवर से रिलेटेड जो ब्लड होगा उस तक पहुंचेगा। उस ब्लड के अंदर देखेगा कि एंजियोटेंसिन कहाँ है, एंजियोटेंसिन के ऊपर ऐड करेगा, उसको क्लीव कराएगा किसके अंदर? एंजियोटेंसिन 1 के अंदर और एक पेप्टाइड के अंदर। यानी कि एंजियोटेंसिन हमें पता है कि 11 अमाइनो एसिड का एक पेप्टाइड है, तो उसमें से एक पेप्टाइड और वीकेंड से एक अमाइनो एसिड को सेपरेट कर देगा और एंजियोटेंसिन 1 बना देगा। यानी कि 10 अमाइनो एसिड का जो पेप्टाइड होगा, 10 पेप्टाइड का एंजियोटेंसिन 1 और एक पेप्टाइड इसने सेपरेट करा दिया। उसके बाद एंजियोटेंसिन 1 जो है वो हमारे पास है ना क्या होगा कि उसके ऊपर अब हमारे पास एंजाइम ऐड करेंगे जो कि हमारे पास है ना वो लंग्स वगैरह से आए हुए होते हैं। ठीक है, लंग्स वगैरह से हमारे पास एंजाइम आए हुए होते हैं, वो हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 के ऊपर क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ठीक, जो लंग्स से आया हुआ हमारे पास एंजाइम होगा प्रोटीएज, वो क्या करेगा? वो हमारे पास एंजियोटेंसिन 1 जो कि अभी हमारे पास 10 पेप्टाइड्स का बना हुआ एक प्रोटीन है और हमारे पास वी कैन से एक 10 अमाइनो एसिड्स का बना हुआ एक पेप्टाइड है, इसके ऊपर ऐड करेगा। ठीक है, इसके ऊपर जब ऐड करेगा तो वो हमारे पास प्रोटीएज क्या कराएगा? वो उसमें से 2 अमाइनो एसिड्स को सेपरेट करा देगा, 2 अमाइनो एसिड वाले पेप्टाइड को सेपरेट करा देगा और हमारे पास 8 अमाइनो एसिड वाले पेप्टाइड को सेपरेट कर देगा। तो जो 8 अमाइनो एसिड वाला पेप्टाइड है उसको हम कहेंगे एंजियोटेंसिन 2, और जो 2 पेप्टाइड थे, 2 अमाइनो एसिड वाला पेप्टाइड था वो कल्टी शाह का नारा, वो किसी काम में भी नहीं आएगा। बाकी जो 8 अमाइनो एसिड्स वाले जो पेप्टाइड थे वो हमारे पास कहलाएंगे एंजियोटेंसिन 2। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 जो है ये हमारे पास क्या करेगा? ये हमारे पास है ना ग्लोमेरुलसा वाले सेल के ऊपर, जोना ग्लोमेरुलसा के सेल्स के ऊपर जाएगा, वहाँ पे हमारे पास है ना उसके साथ रिसेप्टर के साथ कंबाइन होगा ऑन द मेम्ब्रेन की रिसेप्टर्स के साथ कंबाइन होने के बाद वो क्या करेगा कि सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम फॉस्फोलाइपेज वाला जो सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम होता है उसको एक्टिवेट करा देगा ताकि हमारे पास फॉस्फोइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट बन सके। वो हमारे पास क्या करेगा? फॉस्फोइनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट वो हमारे पास इंट्रासेलुलर कैल्शियम आइंस की कंसंट्रेशन बढ़ा देगा फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी सार्कोप्लाज्मिक नहीं, यहाँ पे बोलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फ्रॉम अनदर वो वेजाइकल जिसके अंदर कैल्शियम आइंस स्टोर्ड हुए होते हैं। तो हमारे पास कैल्शियम आइंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी। फिर ये कैल्शियम आइंस की कंसंट्रेशन ऐड करेगा एज थर्ड मैसेंजर सिस्टम, और फिर वो हमारे पास है ना वो जो सेल्स के अंदर एल्डोस्टेरोन बने हुए होंगे हमारे पास
वज़ाइगल के अंदर उनको हेल्प करेगा कि एक्सोसाइटोसिस के अंदर उसकी मतलब एल्डोस्टेरोन की वज़ाइगल की एक्सोसाइटोसिस में हेल्प करेगा, ताकि एल्डोस्टेरोन हमारे पास जो है वो अपने टारगेट ग्लैंड्स टारगेट साइट पे जाके ऐड कर सके। तो इस तरीके से एंजियोटेंसिन 2 ने हमारे पास एल्डोस्टेरोन की प्रोडक्शन करवाई। साथ साथ में इसके खुद के एंजियोटेंसिन 2 के डिफरेंट इफेक्ट होते हैं। वो क्या होते हैं कि ये हमारे पास है ना ब्लड की वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। एंजियोटेंसिन 2 क्या कराता है, हमारे पास वेजल्स की वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाता है, ताकि हमारे पास ब्लड प्रेशर, आर्टीरियल प्रेशर रेज हो सके। याद रखना ये एंजियोटेंसिन रेनिन हमने रिलीज ही क्यों करवाया था कि एफरेंट और एफरेंट आर्टीरियल पे ब्लड प्रेशर कम हो रहा था, सोडियम कम हो रहा था, तो इसने सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन के लिए तो एल्डोस्टेरोन को प्रोड्यूस करवा दिया, सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन के लिए एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस करवा दिया। बाकी ब्लड के अंदर आर्टीरियल प्रेशर वगैरह रेज अप कराने के लिए ये खुद क्या करेगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन करेगा। साथ साथ में ये हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 जो है वो वेजो मोटर सेंटर इन द हाइंड ब्रेन के अंदर वेजो मोटर सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर जाएगा। वहाँ जाने के बाद उनको बोलेगा कि भाई अब आप हर वो मैकेनिज्म को एक्टिवेट करा दो जो कि हमारे पास कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ कराएं, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कराएं। तो वेजो मोटर सेंटर क्या करेगा, वो हमारे पास सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करा देगा, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वेजो कंस्ट्रक्शन हो, कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारे पास एंजियोटेंसिन 2 क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करवा देता है। नाउ वी हैव टू डिस्कस द एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स, ठीक है, जो कि हमारे पास फिजियोलॉजिकली लिखे हुए नहीं हैं। तो एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स दे आर ऑफ टू टाइप, एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। ये एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन दोनों के दोनों हमारे पास टायरोसिन अमाइनो एसिड से ड्राइव्ड हुए होते हैं। ठीक है, दे आर ड्राइव फ्रॉम टायरोसिन अमाइनो एसिड्स। ठीक, उसके बाद ये हमारे पास एड्रिनल मेडुला के जो सेल्स होते हैं उनके अंदर स्टोर्ड हुए होते हैं। एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, दे आर स्टोर्ड इन द सेल्स ऑफ द एड्रिनल मेडुला। साथ साथ में हमारे पास जो सिंपैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं उनके अंदर भी हमारे पास नॉरएपिनेफ्रिन इन द फॉर्म ऑफ ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में, या वी कैन से इन द फॉर्म ऑफ नर्व एंडिंग्स के अंदर जो वज़ाइकल होते हैं उस फॉर्म में स्टोर्ड होते हैं नॉरएपिनेफ्रिन, क्योंकि नॉरएपिनेफ्रिन जो होता है वो पर्टिकुलरली हमारे पास है ना सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग्स से भी प्रोड्यूस हो रहा होता है। ठीक, अब ये हमारे पास दोनों एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन ये हमारे पास एक्ट कैसे करते हैं, दे एक्ट ऑन द रिसेप्टर साइड। ठीक है, ये हमारे पास अपने टारगेट सेल्स के ऊपर ऐड करेंगे। अब बिफोर डिस्कसिंग कि ये हमारे पास टारगेट सेल्स के ऊपर कैसे ऐड करेंगे, तो हमें पहले इनके लिए स्टिमुलस समझना पड़ेगा कि ये किस स्टिमुलस के ऊपर रिलीज़ होते हैं। तो बॉडी के अंदर जब एंग्जाइटी होती है, टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, तो ये हमारे पास एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन भी रिलीज़ हो जाते हैं। फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स, कि भाई कोई आपको ख़तरनाक चीज़ आ गई है तो आपको डर भी लग रहा है लेकिन आपको उसके साथ फाइट भी करना है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास रिलीज़ होते हैं, ताकि हमारे पास क्या कर सकें कि आप अचानक से अगर घबरा जाओ या टेंशन में आ जाओ तो आपका ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज़ होने लगता है। इस सिचुएशन में जब आप घबरा जाते हो, टेंशन में आ जाते हो, आपका ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज़ होने लगता है। तो ये आपके ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज़ होने नहीं देंगे, ये आपके ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज़ कराएंगे। तो अब ये कैसे इंक्रीज़ कराएंगे वो हम इनका एक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक, तो एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन जब ये हमारे पास एड्रिनल मेडुला से निकल जाएंगे तो ये हमारे पास कहाँ जाएंगे, अपने टारगेट सेल्स। अब टारगेट सेल्स कौन से हो सकते हैं, हार्ट सेल्स, मसल सेल्स, ठीक है, फैट सेल्स। अब ये हमारे पास जब किसी भी हार्ट सेल्स, मसल सेल्स, फैट सेल्स और पेनक्रियाटिक के बीटा सेल्स जब इनके ऊपर ऐड करेंगे तो इन सेल्स के ऊपर दो टाइप के रिसेप्टर्स लोकेटेड होते हैं, एक अल्फा रिसेप्टर, एक बीटा रिसेप्टर्स। ठीक है, तो याद रखना अल्फा रिसेप्टर इज़ एन इनहिबिटरी रिसेप्टर, अल्फा रिसेप्टर इज़ एन इनहिबिटरी रिसेप्टर, अल्फा रिसेप्टर इज़ एन इनहिबिटरी रिसेप्टर एंड बीटा रिसेप्टर इज़ स्टिमुलेटिंग रिसेप्टर, बीटा रिसेप्टर इज़ स्टिमुलेटिंग रिसेप्टर, अल्फा रिसेप्टर इज़ इनहिबिटरी रिसेप्टर। ठीक है, तो जब एपिनेफ्रिन हमारे पास बीटा रिसेप्टर से कंबाइन होगा तो हमारे पास CAMP की सिक्रीशन, CAMP की प्रोडक्शन होगी, CAMP वेरियस एंजाइम्स को एक्टिवेट करा देगा। लाइक अगर हम एक्शन देखते हैं ऑन मसल सेल्स फॉर कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, तो ये हमारे पास क्या करेगा कि मसल सेल्स के पास जाएगा, मसल सेल्स के पास जाने के बाद CAMP को इंक्रीज़ करा देगा। CAMP से हमारे पास क्या होगा कि हर वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा जो कि हमारे पास ग्लूकोज की प्रोडक्शन करवाए या हमारे पास है ना ग्लाइकोजन से ग्लूकोज प्रोड्यूस करवाए। ठीक है, अब ग्लूकोनियोजेनेसिस के लिए हमारे पास कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, वही पायरुवेट, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ठीक है, कार्बोक्सिलेज और वी कैन से पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, फ्रक्टोज 1,6 बायोफॉस्फेटेज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज, ये सारे एंजाइम्स को एपिनेफ्रिन क्या करेगा, मसल सेल्स के अंदर एक्टिवेट कराएगा। लेकिन चूंकि मसल सेल्स के अंदर ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज नहीं होता तो हमारे पास एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस मसल्स के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ठीक है, तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट तक बना देगा हमारे पास। ठीक है,
और हमारे पास क्या होगा कि ये हमारे पास ग्लाइकोजन से ज़्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस कराएगा, ठीक, ताकि मसल सेल्स के अंदर रहें। और फिर मसल सेल्स है ना ज़्यादा से ज़्यादा उस ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करेंगे फॉर एनर्जी पर्पस, क्योंकि आपको है ना वो उनको एनर्जी भी चाहिए होती है। साथ साथ में ये हमारे पास है ना लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन हो जाती है जब वो एक्सेसिव अमाउंट के अंदर ग्लूकोज को यूटिलाइज़ करते हैं। तो ठीक, उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जब हम इसका एक्शन ऑन लिवर सेल्स के ऊपर देखते हैं, तो याद रखना कि एपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन दोनों का काम हमारे पास लिवर सेल्स के ऊपर क्या होता है, ग्लूकोज की प्रोडक्शन करवाना होता है। दोनों का काम क्या होता है, ग्लूकोज की प्रोडक्शन करवाना होता है, ताकि हमारे पास ग्लूकोज ब्लड के अंदर इंक्रीज़ हो सके। तो मसल सेल्स से तो जो ग्लूकोज बन रहा था, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, वो ब्लड के अंदर नहीं आ सकता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को तोड़ने वाला एंजाइम जो कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज होता है, वो होता नहीं है मसल सेल्स के अंदर, लेकिन लिवर सेल्स के अंदर होता है। तो ग्लूकागॉन का एक्शन और एपिनेफ्रिन का एक्शन लिवर सेल्स के ऊपर अच्छा खासा होता है, ठीक है। और ग्लूकागॉन के एक्शन को इन्हांस कर देता है एपिनेफ्रिन, कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज की प्रोडक्शन हो जाए और ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ हो जाए, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन हमारे पास वेजो कंस्ट्रिक्शन करा देते हैं, ताकि हमारे पास हीट जो लॉस है वो डिक्रीज़ हो सके और बॉडी के अंदर जो हीट है वो जनरेट हो सके, बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक टेम्परेचर इंक्रीज़ हो सके, ठीक। उसके बाद हमारे पास क्या कराते हैं, उसके बाद ये हमारे पास क्या कराते हैं कि उसके ऊपर हार्ट मसल सेल्स के ऊपर जाके ऐड करते हैं, ताकि हार्ट की हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाए, हार्ट ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रैक्शन करे, ताकि ब्लड आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ हो सके, ठीक। उसके बाद ये हमारे पास क्या करते हैं, उसके बाद आई गेस तो मुझे सारे फंक्शंस तो मैंने बता दिए, ठीक। सो दिस वाज द एड्रेनल मेडुला। अगर इक्का दुक्का फंक्शन रह गए हों तो फिर भी आप लोग बुक देख लेना। मुझे याद आ गया लास्ट फंक्शन, वो फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर था। फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर ये इंक्रीज लिपोलाइसिस करा देते हैं, ठीक है। फैटी एसिड्स की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर इंक्रीज़ कराते हैं, ताकि टिश्यू सेल्स जो हैं वो उन फैटी एसिड्स को भी यूज़ कर सकें फॉर एनर्जी पर्पस ड्यूरिंग फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स।